गुड मॉर्निंग। आज हम पुनरुत्थान कालीन सर्व प्रमुख चित्रकार लियोनार्दो दा विंची के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लियोनार्दो दा विंची, इन्हें यूनिवर्सल मैन भी कहा जाता है, इटली में चरम पुनरुत्थान के 3 फ्लोरेंस वासी कलाकार प्रमुख हैं, लियोनार्दो, माइकल एंजेलो तथा रफेल। इनमें लियोनार्दो केवल कलाकार ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व की एक महान विभूति हो गया है। उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी थी कि उसने शरीर शास्त्र, अंतरिक्ष विद्या तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में उन संभावनाओं की कल्पना कर ली थी जिनका आगे चलकर सफल अनुसंधान किया गया। उसकी रुचियों और कार्य क्षेत्र की विविधता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसने जिन अनेक कार्यों को आरंभ किया उनमें से बहुत कम को पूर्ण कर पाया। शरीर में रक्त के परिभ्रमण की खोज उसी ने की थी। युद्ध के हेतु सशस्त्र गाड़ी का आविष्कार भी उसी ने किया था। अनेक प्रकार के वायुयानों तथा हेलीकॉप्टरों के निर्माण की योजना बनाई थी तथा पनडुब्बी की कल्पना की थी, किंतु इनमें से वह किसी भी खोज को पूर्ण नहीं कर पाया। उसने हजारों रेखा चित्र बनाए, अनेक चित्र रंगे, किंतु केवल थोड़े से चित्रों को पूर्ण कर सका। उसकी कृतियों में अदृश्य के दर्शन की लालसा दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि उसने धार्मिक चित्र बनाए हैं, पर वह स्वयं धार्मिक न था। उसे प्राचीन यूनानी मूर्तियों की श्रेष्ठता का विचार करने की भी चिंता न थी और उसके लिए वे प्रकृति की जूठन थी। उसे भौतिक जीवन से विशेष प्रेम था और वैज्ञानिक विश्लेषण के पश्चात ही वह वस्तुओं की सुंदरता का चित्रण करता था। यद्यपि उसने तेल चित्रण बहुत किया, तथापि टेक्निक की दृष्टि से वह अपने युग से आगे नहीं बढ़ सका। बहुत कम काम करने पर भी मिलन तथा फ्लोरेंस के अनेक कलाकारों ने उसका अनुकरण किया। उसने कला को धार्मिक पक्षपात रहित स्तर पर उतारा और कलाकार का सामाजिक आदर बढ़ाया। उसकी दृष्टि में कलाकार व्यवसायी न होकर न्याय, सत्य आदि सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है। लियोनार्दो फ्लोरेंस के एक वकील का अवैध पुत्र था। उसका जन्म विंची में हुआ था। आरंभ में उसने वेरोच्चियो से कला की शिक्षा ग्रहण की। वेरोच्चियो प्रसिद्ध मूर्तिशिल्पी डोनातेलो का शिष्य था। कहा जाता है कि जब लियोनार्दो ने उसके साथ बपतिस्मा के एक चित्र में बाईं ओर का देवदूत चित्रित किया तो वेरोच्चियो ने चित्रांकन करना ही छोड़ दिया। 1476 तक वह वेरोच्चियो के साथ रहा। इसके पूर्व 1472 में ही वह चित्रकारों के संघ का सदस्य बन चुका था और 1473 में एक दृश्य चित्र बना चुका था। इस दृश्य चित्र में पृथ्वी की रचना में उसकी रुचि का पता चलता है। वस्त्रों की सिकुड़नों को नवीन ढंग से प्रस्तुत करने के संबंध में भी उसने अनेक प्रयोग किए थे। म्यूनिख के मैडोना चित्र में उसने तेल चित्रण टेक्निक संबंधी नवीन प्रयोग किया है। इसमें दानेदार धरातल के पात्र पर ओस की बूंदें अंकित हैं, जिन्होंने उसके समकालीन कलाकारों को आश्चर्य में डाल दिया था। 1474 में उसने एक व्यक्ति चित्र अंकित किया जिसमें हाथ भी दर्शाए गए थे। वेरोच्चियो भी हाथों में फूल लिए एक महिला का इसी प्रकार का एक चित्र बना चुका था और इसी परंपरा में लियोनार्दो ने आगे चलकर मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध चित्र अंकित किया। 1481 के लगभग उसकी पर्याप्त ख्याति हो गई होगी, क्योंकि उसे फ्लोरेंस के निकट ईसाई संतों के एक मठ में राज्याधिकारियों द्वारा ईसा की वंदना, एडोरेशन ऑफ द किंग विषय के चित्र के हेतु आमंत्रित किया गया। इस चित्र में वे सभी विशेषताएं मिलती हैं जो 15वीं शती के अंत में कला का लक्ष्य बन चुकी थी। चित्र का संयोजन पिरामिड के समान ठोस है, उसमें गहराई भी है और गतिशीलता भी। यह चित्र पूर्ण नहीं हो पाया, यद्यपि इससे संबंधित अनेक स्केच उसने बनाए। 1483 में वह मिलन पहुंचा। मिलन के ड्यूक को उसने एक पत्र भेजा था जिसमें एक सैनिक, इंजीनियर, मूर्तिकार, चित्रकार, दरबारी, मस्करे, नगर योजक आदि अनेक दृष्टियों से उसने अपनी योग्यता का परिचय दिया था और ड्यूक के दरबार में नौकरी की प्रार्थना की थी।
मिलन पहुंचकर उसने श्वेत रोम युक्त कोट वाली महिला का चित्र अंकित किया। इस चित्र में अंकित युवती निश्चित ही ड्यूक की पत्नी है। शैल खंडों की कुमारी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स शीर्षक से उसने जो 2 चित्र अंकित किए थे, उनके संबंध में यह धारणा है कि उन्हें एक साथ आरंभ किया गया था, किंतु वास्तव में पेरिस संग्रह वाला चित्र पहले और नेशनल गैलरी लंदन वाला चित्र बाद में अंकित किया गया था, क्योंकि पहले चित्र में फ्लोरेंस की परंपरागत शैली का अधिक प्रभाव है। लियोनार्दो ने कुमारी लीडा तथा हंस के प्राचीन आख्यान के आधार पर भी चित्रांकन किया था। उसके ऐसे 2 चित्र लीडा और हंस, लीडा एंड द स्वान के नाम से विख्यात हैं। इनके आधार पर एक रेखा चित्र राफेल ने भी बनाया था। लियोनार्दो मिलन में 1499 तक रहा। प्रधानतः वह ड्यूक के दरबार की विभूति के रूप में रहा। ड्यूक के पिता की वह अश्वारोही प्रतिमा विशाल आकार में निर्मित करना चाहता था, किंतु यह कार्य भी पूर्ण न हुआ। अश्व की केवल मिट्टी की प्रतिमा ही बन पाई। इतना अवश्य है कि उसने अश्वों के अनेक सुंदर रेखाचित्र बनाए। मिलन के ही एक उपासना गृह में उसने ईसा का अंतिम भोजन, द लास्ट सपर नामक चित्र आरंभ किया। 1497 ईस्वी में वह इस पर कार्य कर रहा था। एक तो वह बहुत धीरे धीरे कार्य करता था, दूसरे उसने फ्रेस्को के स्थान पर तेल पद्धति से प्लास्टर की भित्ति पर कार्य करने का प्रयोग आरंभ किया था। इन्हीं दोनों कारणों से यह चित्र स्वयं उसके सामने ही दीवार पर से उखड़ने लगा था। चरम पुनरुत्थान काल का यह ऐसा प्रथम चित्र है जिसमें तनावपूर्ण स्थिति और ईसा के शिष्यों की मुखाकृतियों की मनोवैज्ञानिकता पर बल दिया गया है। 15वीं शती में फ्लोरेंटाइन चित्रकला इस प्रकार के विषयों तथा परिस्थितियों के चित्रण में अनभिज्ञ थी। लियोनार्दो के पश्चात की पीढ़ी ने यह स्वीकार किया कि कलाकार विचारक और सृष्टा होने के नाते दार्शनिक से किसी प्रकार कम नहीं होता, और वह ऐसा कारीगर मात्र नहीं है जो धन के बदले कुछ निश्चित क्षेत्र में प्रतिदिन रंग भरे। इस प्रकार लियोनार्दो की कला की पर्याप्त प्रशंसा की गई है। वास्तव में लियोनार्दो ने कलाकार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में बहुत योग दिया है। 1499 में मिलन पर फ्रेंच अधिकार हो गया और लियोनार्दो फ्लोरेंस लौट आया। 1502-3 में वह सीजर बोर्जिया का सैनिक इंजीनियर रहा। इस समय शव ग्रहों में जाकर उसने अनेक शवों का अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ शरीरविद एनाटोमिस्ट कहा जाने लगा। इसी समय उसे माइकल एंजेलो के साथ फ्लोरेंस की विजयों की स्मृति स्वरूप युद्ध दृश्यों के 2 विशाल भित्ति चित्र अंकित करने को कहा गया। दोनों कलाकारों में अनबन रहती थी और वे एक दूसरे को चाहते भी नहीं थे। फलतः ये चित्र पूर्ण नहीं हो सके। लियोनार्दो ने प्राचीन मोम चित्रण की पद्धति का भी प्रयोग किया, जिसमें वह असफल रहा। 1503 में आरंभ हुआ यह कार्य 1505 में रोक दिया गया। इसी अवधि में वह 2 वयस्कों तथा 1 या 2 शिशुओं के चित्रण द्वारा संश्लिष्ट संयोजन के प्रयोग करता रहा। ये चित्र प्रायः मैडोना तथा शिशु ईसा के हैं, जिनमें कोई संत भी साथ साथ चित्रित हैं। इसके प्रकार केवल 2 चित्र संभवतः प्रथम और अंतिम ही अवशिष्ट हैं। 1500 से 1504 के मध्य ही उसने फ्लोरेंस के एक अधिकारी की पत्नी का व्यक्ति चित्र अंकित किया। यही विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा है। इस नारी के विषय में अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं और चित्र में अंकित इसकी मुस्कान भी रहस्यपूर्ण सी लगती है। तकनीकी दृष्टि से आँखों तथा होठों की रेखाएं बार बार खींचने से मुस्कान का यह प्रभाव स्वयं ही उत्पन्न हो गया है। तेल पद्धति का इसमें उत्कृष्ट प्रयोग है और छाया प्रकाश के धूम्र सदृश प्रभाव हेतु यह चित्र द्रष्टव्य है। लियोनार्दो का विचार था कि छाया तथा प्रकाश परस्पर मिले हुए होने चाहिए, उनके मध्य किसी सीमा रेखा का आभास न हो। यह चित्र मुखाकृति की गठनशीलता का आदर्श माना जाता है। केवल इस
एक चित्र के कारण ही लियोनार्दो संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हो गया। चित्रकार के साथ साथ वह मूर्तिकार भी था। उसके व्यक्तित्व में अनेक प्रतिभाएं थीं। उसकी कला का श्रेष्ठ समय 1474 से 1505 ईस्वी तक माना जाता है। इसके चित्रों में पूर्ण सौंदर्य दिखाई देता है, जिसमें अलौकिक भाव दिखाई देते हैं। कहीं भी वासनात्मक भाव अंकित नहीं हुए। इसी दृष्टि से इसकी कला महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके अंतिम वर्ष वैज्ञानिक शोधों में व्यतीत हुए। 1507 में उसने संत जॉन का एक चित्र बनाया। इस चित्र में लियोनार्दो के दोष उभर कर आ गए हैं। घनत्व उत्पन्न करने की प्रवृत्ति के कारण चित्र में छाया काले रंग के समान हो गई है। छाया प्रकाश को महत्व दिया गया है, अतः रंग का महत्व पूर्णतः समाप्त हो गया है। भावाभिव्यंजना की सूक्ष्मता दर्शाने के प्रयत्न में मुखाकृतियों में बनावटीपन आ गया है। उसने जो अनेक रेखा चित्र बनाए थे, उनका संग्रह करके परवर्ती कलाविदों ने एक पुस्तक भी प्रकाशित कर दी है। इस वीडियो में हमने पुनरुत्थान कालीन महत्वपूर्ण चित्रकार लियोनार्दो दा विंसी के बारे में विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनरुत्थान काल के ही दूसरे महत्वपूर्ण चित्रकार माइकल एंजेलो के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।